अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में आज संडे की छुट्टी है। बट जो लोग जम्मू से प्यार करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को समझते हैं, वो चैन से नहीं बैठते। उसी तरह जिस तरीके से आज एलजी मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की दर्द को समझते हुए, बहनों की दर्द को समझते हुए आज सड़कों पे पैदल मार्च कर रहे हैं और दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं वो खाली एडमिनिस्ट्रेशन के हेड नहीं है, वो लोगों की फ़िक्र करने वाले एक ऐसे नेता हैं, ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बेशक कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दर्द को समझते हुए वो सोशल मैसेज भी दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी चीज़ों को टाइट कर रहे हैं। क्योंकि ड्रग्स की ये जो बददुआ जम्मू कश्मीर को लगी है, इसको अब जाना होगा। और आज इसी सिलसिले पे बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की उस शख्सियत को, उस लीडर को, जिन्होंने आज से कई साल पहले इस आवाज़ को उठाया, जन जन तक पहुंचाया, रैलीज निकाली, यूथ को कनेक्ट किया और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज दिया कि हम लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को नहीं रहने देंगे। जोरावर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं अपने अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में, और हम इनको प्यार से जोरावर भैया ही बोलते हैं। जोरावर भैया, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पर लाइट डालें कि किस तरीके से आज से कई साल पहले आपके दिल में ये बात बैठ गई कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म तो बाद में निकलेगा, लेकिन पहले इस ड्रग्स को निकालना पड़ेगा। धन्यवाद शिवांग जी। सबसे पहले तो अपने स्टूडियो में बुलाने का, और ये बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू जो है, आज कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती है कि ऑलमोस्ट 10 से 11 साल पहले 28 नवंबर 2014, आपको याद होगा कि तब पत्रकारिता में सक्रिय थे और हम देखते थे कि उड़ता पंजाब की तहत कितने ड्रग्स के शिकार पंजाब के हमारे नौजवान हुए, लगभग एक पीढ़ी तबाह हो गई। तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उड़ता जम्मू कश्मीर बन जाए। उस समय कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आई कि बहुत ही अच्छे घरों के पढ़े लिखे बच्चे जो है रात को सोए, सुबह उठ के नहीं। तो एज ए जर्नलिस्ट और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारी जिम्मेवारी बनती थी, जब मैंने उस चीज़ को देखा, समझा और समाज में देखा कि हम तो उड़ता पंजाब कर रहे हैं, ये उड़ता जम्मू कश्मीर बन जाएगा, इस तरफ भी ड्रग माफिया के जो फ़न है वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह उसकी ये रही कि मेरे को कहीं ना कहीं, मेरे को क्या, आप सबको, हम सबको ये जग जाहिर है कि ये जो उग्रवाद का नाच 40 सालों से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का एक बहुत ही सोचे समझा एक षड्यंत्र, जिसको मैं समझता हूँ कि विफल किया। हर जगह उग्रवाद की कमर तोड़ी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। जब पाकिस्तान को ये करारे जवाब वक्त व वक्त मिलते रहे, उन्होंने नैर्को टेररिज्म का सहारा दिया कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये राष्ट्रवाद सोच को कैसे हम कमज़ोर करें। तो उन्होंने हमारी आने वाली जनरेशन को, उसके भविष्य को अंधकार में एक प्रयास करने की कोशिश की। और तब मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि हम जम्मू कश्मीर को इस तबाही के आलम से बचाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अफसोस है शिवांग भाई कि उस समय का निज़ाम, उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय का प्रशासन हमारी इस चीज़ को जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए था वो नहीं ले पाई। और करते करते हालत ये हो गई कि ये जो ड्रग्स का आलम शायद कुछ शहरों तक जम्मू में या कश्मीर में था, ये गांव, कस्बों, देहातों और पहाड़ों में भी पहुंचा। लेकिन आज कहीं ना कहीं 11 अप्रैल 2026, लगभग 11 साल के बाद एक उम्मीद की किरण, एक विश्वास नज़र आया, जब माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने ना सिर्फ इसकी पहल की बल्कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं। आज भी हमने देखा, उन्होंने कहा सिर्फ नारे से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली इस ड्रग माफिया को निस्तो नाबूद करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी कहूँगा कि जो काम डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकारों ने करना चाहिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा शुरू हुआ है। और हमने पिछले 10, 11, 12 दिनों में ही देखा है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस प्रोएक्टिव हुई है, धरपकड़ जारी है। जो ये ड्रग्स का जहर बेचकर अपने घर आबाद कर रहे थे, उनके घरों को निस्तो नाबूद किया है। और जो भी नशा तस्कर इसमें पाया जा रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसी
महाअभियान में टीम जम्मू ने हाल ही में 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी विशाल बाइक रैली एंटी ड्रग्स के ऊपर की। पूरे जम्मू में तिरंगे लेके हमारे नौजवान घूमे और जम्मू वालों को जागरूक किया। ये किसी एक डिपार्टमेंट या एक कोई इदारे की बात नहीं है, ये हम सब के आने वाले पीढ़ी की जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, ये उनकी बात है। हम सबको कम से कम एक घर से एक नौजवान, एक हमारी बहन या माता बाहर निकले और बाकियों को भी जागरूक करे। और हमारे इलाके में अगर ऐसा कोई सस्पेक्टेड एलिमेंट है तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को दे ताकि एक्शन हो। ये बहुत देर के बाद मुझे लग रहा है कि अपने अपने तजुर्बे से कि ये 100 दिन का महाअभियान बहुत ही कड़ा प्रहार नैर्को टेररिज्म पे है और इसको एज टेररिज्म, इसको भी एज नैर्को टेररिज्म ट्रीट करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं जनरल भैया सेटिस्फेक्शन होती होगी कि जब आप चले टीम जम्मू के तौर पे निकले, कटरा में गए, गली गली में, कूचे कूचे में आपने वॉलेंटियर बनाए, खासतौर पे यूथ आपने जोड़ा, जो यूथ टारगेट था उन लोगों का, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों का, कि यहाँ के बच्चों को भी एक तौर पे इन्वॉल्व कर लिया जाए, एडिक्ट कर लिया जाए, फिर उस एडिक्शन के बदले में उनसे वो काम कराया जाए जो देश हित में नहीं है। कश्मीर को भी इसमें सहूलत मिली होगी कहीं ना कहीं पे आज, जिस तरीके से आपने टीम जम्मू ने कॉल ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर के बच्चों को हो रहा था। ड्रग्स का दोहरी मार पड़ रही थी, एक तो वहाँ पे एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरा वहाँ पाकिस्तान की बुरी नज़रें थी उनके यूथ पे, पाकिस्तान भी उन्हीं के यूथ को टारगेट कर रहा था। और फिर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दुश्मनी उनके साथ निभाई कि जब उनके बच्चों को होश आने लगी, सोशल मीडिया का सिस्टम आया, बच्चों ने देखा कि भाई हम तो बड़ी अच्छी जगह रह रहे हैं, उन्होंने फिर एडिक्शन के तौर पे उनको लिया। और आज जब टीम जम्मू के आप एफर्ट्स को देख रहे हो कि इज़ टेकन बाय अलॉन्ग, मतलब हैंड होल्डिंग की एक किस्म की, हम ये मानेंगे कि हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए जिनके हाथ में सारा कंट्रोल था, इससे आप भी इनकरेज फील कर रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में आप चले थे उस टाइम कई लोग आपके खिलाफ काम कर रहे होंगे, क्योंकि ड्रग कार्टेल और ड्रग माफिया यूएस के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सरकारें बदल देते हैं। देखिए, तो आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? आपके एक ही उसमें 2-3 सवाल है, मैं बारी बारी देने का प्रयास करूंगा। एक तो टीम जम्मू ने सिर्फ जम्मू शहर में नहीं इसका आगाज़ किया, इसके बाद हमने दिसंबर में उस समय 2014-15 में ही राजौरी में किया, रियासी कटरा में किया, सांबा में किया। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में इवन हमारे जो टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, उनको भी इतना आइडिया नहीं था उस समय के, पेरेंट्स को भी नहीं पता था ये चिट्टा हीरोइन होती क्या है, और जब तक पता लगता था सेकंड स्टेज क्रॉस हो जाती थी। ये एक मास अवेयरनेस कैंपेन तब से कंटिन्यू आज तक चल रहा है। और जैसे दूसरी आपने बात कही कि कश्मीर भी टारगेट पे था, पाकिस्तान एक ऐसा ढीठ और दुश्मन देश है, इसने जम्मू कश्मीर में इस नैर्को टेररिज्म को 2 तरीके से चलाया। एक, कश्मीर के नौजवानों को वर्गलाकर ड्रग एडिक्शन में डालकर, अगर आप याद करें तो पत्थरबाजी में या इस तरीके के एंटी सोशल या एंटी इंडिया स्टैंड लेने पे उनको नशे के आलम में पहुंचा के कोशिश की। और दूसरी तरफ जम्मू खित्ते पे जहां राष्ट्रवादी सोच कण कण में है, वो नौजवान, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की शक्ल में, चाहे इंडियन आर्मी की शक्ल में, और चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की शक्ल में, हमारे ही बड़े बुजुर्ग, हमारे ही भाई, हमारे ही बैच के लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया था, उन्होंने इस नैर्को टेररिज्म को एक हथियार बनाकर अपने तरीके से कश्मीर में दूसरी एंगल से यूज़ किया और जम्मू में दूसरे एंगल से। आज कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने कहा, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर का है, हर जानकारी, हर इन्फॉर्मेशन पहाड़ों से लेके गांव देहात से लेके हर तरफ जारी है। और हमारा जो नौजवान बच्चे और बच्चियां जम्मू कश्मीर की हैं इस चीज़ को समझ रही हैं। लेकिन मैं वही कहूँगा कि हजूर देर कर दी आते आते, रीज़न यही रहा, यही चीज़ उस समय 11 साल पहले शायद माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल अगर 11 साल पहले यहाँ रहे होते, हम क्योंकि अभी 6 महीने पहले उनसे मिले थे, बड़ी डिटेल में लोक भवन में बातचीत हुई, हमने रिटर्न में मेमोरेंडम दिया और कुछ सजेशंस फॉरवर्ड की थी। उस सजेशंस में जो अब ये जो महाअभियान शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोक भवन में बैठे जो भी हमारे लोग हैं, माननीय एलजी साहब के साथ उनके पूरी टीम, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। और एक चीज़ और कहेंगे, आज सिर्फ धरपकड़ नहीं, आज एक पॉलिसी इस पर भी होनी चाहिए
कि जो नशा तस्करों को सपोर्ट करते हैं किसी भी किस्म की, चाहे वो वाइट कॉलर हो चाहे कोई भी हो, जैसे हम एक टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं, एक टेररिस्ट के सिंपथाइजर को ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि OGW मानकर उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, सिमिलरली हमारा ये मानना है, हम आपके चैनल के थ्रू भी लोक भवन के आगे ये अपील करेंगे कि आप जो ये नशा तस्करों के साथ साथ उनको सपोर्ट सप्लीमेंट्री कर रहे हैं, उनको OGW करार दिया जाना चाहिए, उनको भी सलाखों के पीछे जो है वो रखना पड़ेगा। क्योंकि समाज हिला हुआ है, समाज का विश्वास हिला हुआ है। जिनके घरों के बच्चे चले गए, एक एक इकलौता बच्चा था वो मर गया, आज उस वंश को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है, उस प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का संज्ञान भी लेना पड़ेगा, और जो काली भेड़ें जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर अगर कोई है, जैसे पहले भी हमने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ लोग आमतौर पर बात कर लेते हैं जी पुलिस चाहे सब कुछ होता है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि पहले भी जो कोई भी इसमें इन कनाइवेंस विद ड्रग कार्टेल पाया गया है तो उनकी वर्दियां तक उतरती हमने देखी हैं। हालांकि उनकी मात्रा कम है और कम हो भी सकती है, लेकिन आज भी अगर कहीं ना कहीं जैसे लव गुजर को पकड़ा गया, हम हैरान हो गए कि पिछले 15-20 साल से वो एक चोर जिसने ATM चोरी किया था, वो करते करते पशु तस्करी से होते हुए नैर्को टेररिज्म का एक बहुत बड़ा बेताज बादशाह बन गया, और जिसके लिंक्स जो थे वो पाकिस्तान में अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता लग रहे हैं किस तरह से ऑपरेट करता था। हाल ही में कल उसका एक और सरगना चंडीगढ़ पंजाब से पकड़ा जाता है, और वो 360 किलो हीरोइन पिछले 10, 15, 18 वर्षों में बेच के 742 करोड़ के लगभग उसने पैसा इकट्ठा किया है। मेरे को लगता है कि ये एक स्टार्टलिंग एग्जाम्पल है। ऐसे कई लाऊ होंगे जिन्होंने हमारे बच्चों को ख़राब किया होगा। मैं समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट, प्रोसिक्यूशन विंग, इन सब को भी सचेत करना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डिबेट का कारण बन रहा है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे ड्रग पेडलर्स को उठा के उनके ऊपर FIRs लगा के जब उनको अंदर देती है तो उनकी बेल्स इतनी जल्दी कैसे हो रही है। हालांकि NDPS एक्ट को शिवांग भाई पढ़े तो नॉन कमर्शियल कमर्शियल में एक स्टैंडर्ड वो रखा है, तो मुझे लगता है कि अगर इसके लिए कानून में भी अगर कोई तरमीम लानी पड़े, अमेंडमेंट करनी पड़े, तो मुझे लगता है करनी चाहिए, ताकि समाज के आगे ऐसी एग्जाम्पल सेट हों कि कोई अपने सपने में भी ये सपना ना ले सके कि हम ये चिट्टा, ये ड्रग्स बेच के किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जवाहर साहब आपने की, ये दर्शाता है कि हाउ मच यू हैव वर्कड ऑन दिस टॉपिक। ऐड ऑन करता हूँ, जैसे आपने कहा लव गुजर की जहाँ तक बात की गई, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो उस टाइम सरकारें थी, मैं इसमें परहेज़ नहीं करूँगा बिकॉज आपकी तरह थोड़ा बहुत जर्नलिज्म के साथ टच में हूँ, अर्थ न्यूज़ में भी आपको पता है हम काम करते हैं। तो एक 2016 का इंसिडेंट आपको याद होगा जब वहाँ पे गोली चली थी लव गुर्जर के उसी एरिया में, और वो लैंड JDA की थी, 25 कनाल जगह JDA की लैंड थी जहाँ ये बैठे हुए थे, और उस टाइम पे पुलिस का वेपन ही छीना गया, उसी वेपन से गोली चली, और वहाँ पे ड्रग पैडलर के सपोर्टर ही की डेथ होती है। और फिर वहाँ उस टाइम की सरकार उस जगह को किस तरीके से मोल्ड करती है, इसका सवाल अब आज की डेट में भी LG साहब के पास पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी बात पहुँचाई जा सकती है कि वो 25 कनाल जगह आज नेशनल हाईवे के ऊपर है, वो किनारा है एक खड्ड का जिसको हम बोलते हैं, और वो JDA की लैंड है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने JDA को दी। आज भी JDA जो है उसके ऊपर साइलेंट है, वहाँ पे उस कैजुअलिटी के बाद पक्के घर बनाए जाते हैं, वहाँ पे ट्रांजिट कैंप की तरह आप समझे उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के किनारे पे वैसे भी एक सिक्योरिटी का थ्रेट है कि जो नोमैड्स मूवमेंट कर रहे हैं, और अक्सर देखा जा रहा है कि बड़े केसेस में सिक्योरिटी को लेके भी उसके ऊपर बात चलती है, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग मूव करते हैं वो ये जो सांबा डिस्ट्रिक्ट की हमारी खड्डे हैं उन्हीं के रस्तों को इस्तेमाल करते हैं। और वैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे किन कारणों में उस टाइप की सरकारों ने अंडर व्हाट प्रेशर उस कैजुअलिटी के बाद, जो शेल्टर में अभी भी कोई जाए तो देख सकता है, न्यूज़ कवर की गई थी, फायरिंग हुई, और उसके बाद में वहाँ पे कच्चे कुल्लों की जगह पक्के मकान बन गए, और वहीं से लव गुजर जो है ऑपरेट कर रहा है, और पुलिस आज भी वहाँ जाने से डरती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का इशारा आपने किया कि जो कोई ब्लैक शिप्स हैं थोड़ी ही सही,
उनको टाइट करने की ज़रूरत है, और ये 100 दिन मुझे लगता है दोबारा कभी नहीं मिलेंगे हमें। शिवांग भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकेडमिक्स के साथ साथ आप बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो एक ही सवाल में 3 सवाल हैं। मैं पहले सवाल पे आऊँगा, जहां आपने इशारा किया है कि उस समय की सरकारों ने जब पुलिस रेड करती है, आपने पूरा सवाल नहीं किया। मैं आपको पूरा सवाल बताता हूँ। उस समय जब पुलिस ने रेड किया, वो जो नशा बेचने वाले ग्रुप ने इकट्ठे होकर पुलिस पे हमला किया, पुलिस का वेपन छीना, और वहाँ पे एक इंसान की मौत होती है। उसके बाद जो रेडिंग पार्टी है, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो कुछ ऑफिसर सस्पेंड होते हैं। सबसे बड़ी बात, यानी कि आप अपने कानून के रखवालों को ही डिस्करेज करते हो। और उसके बाद में जो लैंड एनक्रोच्ड है, चाहे वो वीसी इसकी अपनी जेडीए की हो, चाहे स्टेट लैंड हो, नजूल हो, कुछ भी हो, लैंड एनक्रोचर इज़ लैंड एनक्रोचर, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी सवाल कि ये एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर हम पीछे 4-5 सालों में नज़र डालें, चाहे सांबा की बात करिए, बड़ी ब्राह्मणा की बात करिए, हमारे कई जाबाज पुलिस अफसरों के ऊपर काउंटर अटैक होता है। आज भी 100 से 150 स्टिचेस उनको लगते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, प्लेट्स पड़ी हैं, कई अफसरों को रॉड्स पड़ी, और सीनियर पुलिस अफसर उस समय चुप रहे। सरकारों ने चुप कराया। क्या क्या प्रेशर था उस समय की सरकारों को? और आप क्या मैसेज दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी कमज़ोर है, या जम्मू कश्मीर की उस समय की सरकारों का इतना कंट्रोल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा समझते हैं? ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए, और टीम जम्मू ने बार बार सपोर्ट किया कि भाई, अगर पुलिस के आगे ये जिनको खौफ होना चाहिए वो खुलेआम जो है घूमेंगे, तो एक आम इंसान के अंदर क्या भावना होगी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए थे। ये इट इज़ एज गुड एज एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ एज इट आर हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे आपने बात कही, स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे जो हमारा भी एज ए पत्रकार मानना है कि ये एक रिपोर्ट, एक सर्वे भी हुआ ऑल अलोंग बॉर्डर एरियाज, लाइन ऑफ द कंट्रोल एरियाज। कई ऐसी जगह पे भी हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं है लेकिन कुल्ले हैं, कोई उसकी जवाजियत नहीं है, कोई उसकी तुक नहीं बनती है। तो क्या वो चीज़ें एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट हैं कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट या टेररिस्ट या इन्फिल्ट्रेटर हिंदुस्तान की हद में जम्मू कश्मीर की तरफ आता है, तो उसकी इंटेंशंस तो ऑलवेज बैड रहेगी। तो ये उनको फेलिस्टेट करने के लिए बनाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जुड़ा हुआ है टेररिज्म और नैर्को टेररिज्म के साथ, ये इंटरलिंक्ड है। आज भी कई हॉटस्पॉट्स हैं बड़े, सरोर अड्डा है, आपके सांबा में कई एरियाज़ है, बड़ी ब्राह्मणा में है, आपका एक कासिम नगर नहीं है। आज भगवती नगर के अगर इलाकों में चले जाओ, आज अगर गिनने पे आए, मेरे पास लिस्ट है शिवांग जी, लेकिन ये लिस्टें भी पुलिस द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत ही स्वर्णिम 100 दिन है, मैं इसको अपने तरीके से कहूँ, 11 अप्रैल बहुत ही स्वर्णिम दिवस रहा। और जम्मू कश्मीर की तारीख में और ड्रग्स के ख़िलाफ़ इस जंग में जब माननीय उपराज्यपाल जी ने एमए स्टेडियम से इसकी शुरुआत की, मैं समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द हिस्टोरिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मेरा ये मानना है, इस 100 दिन के रोल मॉडल को जो एलजी साहब ने पेश किया है, मुझे लगता है ये रोल मॉडल है। और ये 100 दिन तक नहीं, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की माएँ, जम्मू कश्मीर की बहनें, जम्मू कश्मीर के वो पिता जो इस चीज़ को जूझ चुके हैं, या जिनके बच्चे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में तड़प रहे हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, जिनको हमने गाइड किया, या जम्मू कश्मीर के चंद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हो, आज वो दुआएं लग रही हैं जो इस ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वर्दी में, चाहे हम आप जैसे बिना वर्दी के। देखिए, पत्रकारिता की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज क्रिएट कर रही है। मैं जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि जिस तरीके से अग्रसर होकर इस मुहिम को आप घर घर तक पहुँचा रहे हैं, आप भी जागरूकता फैला रहे हैं। और मेरा ये मानना है, ये 100 दिन का अभियान
मुझे लगता है एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएगा। इतने खुलासे जैसे होने जा रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अगर ये चीज़ कही है तो वो करके भी दिखाएंगे। और जम्मू कश्मीर में जो इंटेलेक्चुअल और बोल्ड ऑफिसर्स बैठे हैं, अलग अलग पुलिस पोस्ट से लेके एसपी तक और राइट अबव द हायरार्की, मुझे लगता है कि सभी को कंसर्न है, पूरे जम्मू कश्मीर में ये कंसर्न है। अगर मैं बात अपने जम्मू खित्ते की करूं तो शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट हेड होगा जो इस समय ये प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन शिवांग जी, इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ठीक है, एक महाअभियान शुरू हुआ, पुलिस ने अपनी जंग को और तेज़ किया, बहुत ज़्यादा दिन रात काम कर रही है, और इसमें हम आप जैसी संस्थाएं भी कोशिश कर रही हैं इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने को। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार है, उसके पास ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स हैं, वो सरकार क्या कर रही है ये सोचने की बात है। क्या ड्रग्स बेचना, सप्लाई और डिमांड को काम कम करने का काम जारी है, लेकिन बच्चों को एक सेकंड ऑप्शन देना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, यूथ को मोटिवेट करना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी बहुत बड़ा एक आज के वक्त में, इस दौर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो इसके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और मुझे लगता है कि और कई सारे डिपार्टमेंट है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है, हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। मैं अगर गिनाने पे आऊँ तो सबको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। इसको एक फॉर्मेलिटी नहीं रहना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा कि 100 दिन में आप भी आहुति डालिए, आप एक दिन बच्चे इकट्ठे कीजिए, एक 10 मिनट की रैली कीजिए, से नो टू ड्रग्स। क्या बच्चों को समझा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट? क्या बच्चों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने जो कम पढ़े लिखी नारी शक्ति है उनको समझा रहा है कि ये ड्रग अब्यूज़ है क्या है? क्या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो रूम अवेलेबिलिटी रहती है टू ट्रीट एंड क्योर दीज ड्रग विक्टिम्स, वो अपना रोल क्या निभा रहा है? मुझे लग रहा है कि इस पे संज्ञान डेमोक्रेटिक सेटअप से चुनी सरकार को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो उन पदों और पोस्टों पे बैठे हैं आज, उनको भी आह्वान करते हैं कि आप सिर्फ बैठ के सिर्फ शाबाशी मत दीजिए, आपको भी अपनी जिम्मेवारियों को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के चुने हुए नुमाइंदे सरकार चला रहे हैं और उनको चला रहे हैं। उन लोगों की वेलफेयर की बात कर रहा हूँ जिनके घरों के बच्चे मर रहे हैं। ये मेरा एक शिवांग जी, ये मेरा एक कहना था, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि 10-12 दिनों में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके तो चल रहे हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स को भी अपना प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझना पड़ेगा और डाउन द लाइन हर एक घर तक ये आवाज़ पहुँचानी पड़ेगी। आपने जमाल साहब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात की, मैं इस पे एलेबोरेट करना चाहूँगा और आपसे ही पूछना चाहूँगा। ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल तो नहीं है, सामाजिक मुद्दा है, और ये ग्लोबली हम इसको माने सामाजिक प्रॉब्लम है। ये बात देखी जा रही है कि एक तरफ एलजी साहब आपको डिस्ट्रिक्ट में वॉक करते दिख रहे हैं, चलते दिख रहे हैं, पर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सीएम ऑफिस की तरफ से, सीएम के कैबिनेट की तरफ से इस मुद्दे पे, इस अभियान के साथ सहयोग देने के मुद्दे पे, आपको लगता है आपने कोई विजिबली कहीं पे देखी है कोई मूवमेंट? जैसे हम आम लोग इसको एक जन अभियान बना रहे हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, और सिंस एलजी साहब इज़ आल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो एनसी सरकार में है उसकी तरफ से कोई सिग्निफिकेंट अपीयरेंस दिखी हो इस जन अभियान में? 11 अप्रैल से पहले एक दिन जम्मू में हाफ मैराथन दिखी थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब बतौर चीफ मिनिस्टर रन किए, हमारे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यंग मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट किए, काफ़ी नौजवान पार्टिसिपेट किए। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मैराथन्स, हमारे एक भाई हैं जो अभी तीसरी बार विधायक चुन के आए हैं, मेरा भाई जो चनैनी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बलवंत सिंह बनकोटिया, उन्होंने उधमपुर में ही 400 से ज़्यादा ऐसे वीकली मैराथन्स की हैं। ये इंडिविजुअल एफर्ट है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट, एज द हेड ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, मुझे लगता है कि आज वक्त है, शायद उमर अब्दुल्ला सरकार
सोच रही हो, पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ सोच में वक्त ना गुजारे। इस वक्त है। आज हम अपने आने वाली जनरेशन, देखिए जैसे आपने कहा ये एक सोशल इशू है, लेकिन ये पॉलिटिकली कनेक्ट करता है। उसका रीज़न है कि राजनीतिक लोग राजनीति में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। अगर आने वाली युवा पीढ़ी ही ना रहे या नशे में ग्रस्त होकर नालियों में गिरी दिखेगी, तो वोट मांगने कहाँ जाएंगे आप? और हमारा जो इंटेलेक्ट है, आप दिन रात माता पिता कड़ी मशक्क़त करके बेस्ट एजुकेशन देने की प्रयास करते हैं। अपना खाने की एक रोटी कम कर लेंगे लेकिन उसकी पढ़ाई में ना आए, लेकिन उस बच्चे तक जब ड्रग माफिया उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो बड़ा दुख लगता है। और वो आज का छात्र कल का फ्यूचर होगा। मेरी आपकी जगह बैठा होगा, कहीं बॉर्डर पे सरहदों पे माँ भारती की रक्षा कर रहा होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उमर सरकार को भी इस तरह का कोई ऐसा अभियान या इन्हीं के साथ, क्योंकि ये सबका साझा प्रयास है, किसी का इंडिविजुअल नहीं है, और इसमें किसी को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट करने की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात है। ये पाकिस्तान की ये षड्यंत्र को विफल करने की, उसकी सोच को निस्तो नाबूद करने की, उस अलगाववाद को निस्तो नाबूद करने की एक पहल की गई है बहुत बड़े लेवल पर। ऐसा नहीं कि ऐसी स्टेटमेंट्स बयानबाजी पहले भी होती रही, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे फर्स्ट टाइम पूरा जम्मू कश्मीर विटनेस कर रहा है कि हमने इन नशा तस्करों के घर टूटते नहीं देखे, हमने इन नशा तस्करों को रातों रात अंडरग्राउंड होते नहीं देखा, जो कॉलर खड़े करके ज़मानत मिलने के बाद उस इलाके में ऐसे घूमते थे, आज दिख नहीं रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये अपने आप में मैं कह रहा हूँ कि हम सबको सपोर्ट करना है इस महाअभियान को। और जैसे माननीय उपराज्यपाल जी ने खुद ही कह दिया, हम सिर्फ नारों से नहीं, करके दिखाएंगे। ये करके किसके लिए दिखाएंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करके दिखाएंगे। आज जम्मू कश्मीर के लोगों पे भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ जहाँ हम जा सकें, जिस तरीके से भी कर सकें, ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और धर्म, जात, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर जो ये नशा बेच रहा है उसकी कोई धर्म जात नहीं हो, ना उसको किसी रिलीजन और जात के साथ जोड़ना चाहिए, और उसको अपनी जातों से बाहर निकाल देना चाहिए, और समाज में एग्जाम्पल देनी चाहिए कि ये किसी के बच्चे को नहीं तबाह कर रहा है, ये राष्ट्रवादी सोच को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो ऐसा काम कर रहा है वो इंडियन हो ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान का टट्टू हो सकता है। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जोरावर सर ने बात रखी। उसी तरह जिस तरीक़ा से जब इसके में कम अवेयरनेस थी, गली गली में जाके अवेयरनेस फैलाई टीम जम्मू ने। वैसे तो जोरावर सर जो हैं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बट इस मुद्दे को अगर हम बात करें, ये पॉलिटिक्स से साइड पे रख के, पार्टी पॉलिटिक्स से साइड पे रख के इन्होंने तब शुरू किया जब ये अभी पत्रकारिता में एक्टिव थे। टीम जम्मू नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि जम्मू को यूनाइट करके बात करनी है। यूनाइट होना होता है सोशल कॉजेज़ के लिए। हर चीज़ का मकसद रिप्रेजेंट करना नहीं है, क्योंकि जितने भी कॉजेज़ हिस्ट्री में भी लिए गए, भारत में महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, जब उन्होंने डंडी यात्रा निकाली या उन्होंने नमक एक किया या उन्होंने कहा बाइकआउट करिए, वो एक सोशल कॉज था, एक रिप्रेजेंटेशन थी। मैं एलजी साहब के आप मेरे साथ सहमत होंगे जोबर भाई, एलजी साहब का ये जो इनिशिएटिव है इन द 6th ईयर ऑफ हिज सिटिंग इन द चेयर, मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल स्टेप है, क्योंकि बीइंग द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, बीइंग द हेड ऑफ पुलिस, हम इसको ये बोलेंगे कि ही इज़ पुलिस इज़ रिपोर्टिंग टू हिम, उनका सड़क पे जाके ये आवाज़ लगाना और शपथ लेना कि भाई ड्रग्स ख़त्म है, तो पूरी पुलिस के हर कोने में ये बात चली गई होगी कि अगर कोई भी सिंपैथाइज़र है तो अब स्पेस नहीं है उसके लिए। तो मुझे लगता है उससे उन सारे अफसरों को इनकरेजमेंट हो रही होगी जो इससे अपने लेवल पे लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो लोग कमज़ोर पड़ जाते थे जब ड्रग कार्टेल अलग अलग सोर्सेज से अटैक करता है। इसमें ख़तरा भी है, आप समझते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जिससे ट्रंप साहब को प्रॉब्लम है, कनाडा को प्रॉब्लम है, पूरा इंटरनेशनल माफिया इसमें इन्वॉल्व है। अभी पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका में भी इसके खिलाफ एक्शन ली गई बाई डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट, और उस पर भी कुछ कार्टल्स को उन्होंने
उन्होंने निस्तो नबूद किया, आप समझ रहे हैं कि सेम थ्रेट जो है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, सेम प्रॉब्लम जम्मू, पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर आप 2 टेररिस्ट मारते हो तो उनको लॉस होता है। लेकिन मुझे लगता है जो सर्जिकल हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो भी एक खुद में हिस्टोरिकल इवेंट था, अप्रैल में ही हुआ और मई में उसको एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन जो ड्रग के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जे ने स्टेप लिया, डेफिनेटली होम की सपोर्ट भी है इसमें, अमित शाह जी का भी पूरा इसमें योगदान होगा, एजेंसीज का भी होगा। क्या आप एक कोई तो अननोन थ्रेट देख पा रहे हैं इसमें कि इसको सबोटाज करने के लिए पूरा प्रोसेस को कुछ गलत किया जा सकता है, जिसमें जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है कि जनता उसके शिकार ना आए और हम अपने 100 दिन इसको पूरा करें? 2 चीज़ें हैं। जब श्री मनोज सिन्हा जी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन के आए, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी, मैं एक्टिव जर्नलिज्म में था और टीम जम्मू को एज चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहा था। मैंने तब इनके बारे में सुना, जो पढ़ा, ये एक विकास पुरुष के नाम से पूरी देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे। और विकास के साथ साथ जब तक यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार या इलेक्शंस नहीं हुई तो विकास भी देखा, लेकिन ये रूप एज ए पत्रकार मैं कहूँ, विकास पुरुष के साथ आज मनोज सिन्हा जी में एक लोह पुरुष दिख रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये आ रहा है, वो हर रोज़ शाम को, जैसे होता है ना कि बहुत बड़े पुलिस अधिकारी डेली डायरी रिपोर्ट लेते हैं, इस तरह वो सीनियर पुलिस ऑफिसर से हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ ये पूरे जो आंकड़े हैं वो चेक कर रहे हैं। और इसमें जैसे आज के इस आईटी वर्ल्ड में आईटी की यूज़ करके एक एक चीज़ को चेक किया जा रहा है और बड़ा ही माइक्रो लेवल की स्टडी हो रही है। ये नहीं है कि टारगेट पूरा करना है, जिस जगह पे भी सफाई हो रही है इस तरीके से सफाई हो रही है कि दूसरी तरह जैसे होता है ना कांग्रेस ग्रास, एक बार करो तो बारिश के बाद फिर कांग्रेस ग्रास आ जाती है, ये इस किस्म से सफाई हो रही है कि दूसरी बार कोई उस तरफ देखे ही नहीं, वो नशा तस्कर बनने की हिम्मत ना करे। जैसे हमने कहा, तो दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब से केंद्र में एक सशक्त और बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके साथ हमारे जो मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं माननीय अमित शाह जी, जिस तरीके से अलगाववाद को ख़त्म किया, नक्सलवाद को ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर में लगभग 80 से 90% उग्रवाद को भी ख़त्म किया। हालांकि क्राइम एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप उसके अगेंस्ट 0% टॉलरेंस ज़रूर है, लेकिन ज़ीरो लेवल पर लाना बहुत मुश्किल होता है, ये इंसानी फितरत होती है, ये सच्चाई है। लेकिन उसको जो 40 साल से चल रहा था 80 से 90% तक कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। सेम इज़ द केस, उन्होंने हवाला मनी जो पाकिस्तान पूरे देश में चलाता था और जिसके ज़रिए उग्रवाद को एक सांस मिलती थी, उसको बिल्कुल उन्होंने चौक करके रख दिया। अब जब पाकिस्तान के वैसे सिंपथाइजर्स, वैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ पकड़ के अंदर डाला गया, हवाला मनी को रोका गया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने नई ईजाद की ड्रोन के ज़रिए, उनका पैसा तो पहुँच नहीं रहा, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो उग्रवाद और गन कल्चर कैसे कंटिन्यू रखें, तो अशांति कैसे कंटिन्यू रखें। पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेटेड डिज़ाइंस में से एक नया मूव निकला जो मेरा मानना है, वो था नैर्को टेररिज्म। उस नैर्को टेररिज्म को वो थ्रू ड्रोन, थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, ताकि उससे जो पैसा बेचो, नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब करो, जो पैसा इकट्ठा होता है तो उससे कश्मीर में फिर से हालात ख़राब करो। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि इस चैलेंज को बाखूबी एक्सेप्ट किया है हमारी सशक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हमारी इंडियन आर्मी ने। आपने देखा होगा क्यों ट्रांस एलओसी ट्रेड सेंटर्स जो सो कॉल्ड थे, हमारा शुरू से मानना था ये कोई ट्रांस एलओसी ट्रेड सेंटर्स नहीं है, हालांकि ये एक इस आड़ में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। और इंडियन आर्मी ने और अलाइड एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने 400 करोड़ से ज़्यादा की खेपें पकड़ी, चाहे चक्का दा बाग हो, चाहे उरी मुजफ्फराबाद रूट हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कहते हैं शिवांग भाई। लेकिन आज उसी चीज़ को
जो चिट्टा, जो हीरोइन इस तरफ आ चुकी है, वो कहाँ कहाँ है उसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि और ज़्यादा ना आए। और मुझे लगता है कि इसमें ना सिर्फ एलजी प्रशासन बल्कि मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स भी बहुत सीरियस है। आज से 6-7 साल पहले के आंकड़े, जहां जम्मू कश्मीर में 13 से 15 लाख लोग जो है नशे में और इस ड्रग्स के उसमें आए हैं, ये बहुत बड़े स्टार्टलिंग आंकड़े थे। और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये क्लियर कट दिखाता था कि वो मार्शल एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप पुलिस के हॉटस्पॉट्स चेक करें, कंडी बेल्ट्स वो मार्शल एरियाज़। और जब मैं मार्शल एरियाज़ की बात करता हूँ, कुछ लोग गलती में रहते हैं, मैं शायद सिर्फ राजपूतों की बात कर रहा हूँ। मार्शल एरियाज़ मतलब कि जहाँ के लोग जुझारू हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन इलाकों में यूथ को तबाह करने के लिए ये फोकस था। आज वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा षड्यंत्र जो है ध्वस्त हो रहा है। और इसमें सिर्फ ये कह के शाबाशी दे के कि नहीं अब अच्छा पुलिस काम कर रही है, तो उससे नहीं चलेगा जनाब। अपने एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के इस आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ खुद पहल करनी पड़ेगी। तब जाके हम ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी जो है वो सिक्योर्ड जोन और ड्रग फ्री जोन में रख सकते हैं। और ये एक चीज़ और आपको, क्योंकि आप एकेडमिशियन है, मेरे को एक बात याद आ गई बच्चों के रिलेटेड। कुछ लोगों में धारणा बन गई है, वो इनकॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं। आज क्या वजह है, कैसे है वो माता पिता कि अगर टीचर्स किसी बच्चे को कान खींचते हैं शरारत करने पे, गलती करने पे, तो बजाय टीचर्स को, स्कूल की फैकल्टी को अप्रिशिएट करने के, आप थाने में या पुलिस पोस्ट में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि पर्चा लगाओ। तो जब माँ के बाद द्वितीय गुरु एक अध्यापक होता है, तो जब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो बच्चे को छुटपन से ही लाडलेपन में रखेंगे, तो फिर गलती किसकी है। तो यहाँ यंग पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि ये बेसिस जो है, आप बहुत अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ संस्कार देने भी बहुत ज़रूरी हैं। चाहे किसी भी धर्म फेथ को आप मानते हैं, जैसे मैं सनातनी हूँ, तो बचपन से ही किसी गुरु आश्रम मंदिर में ना, हर इफ़ नॉट पॉसिबल एवरी डे, हफ्ते में एक बार से ही कुछ घंटे से ही लेके जाना चाहिए। मेरा ये तजुर्बा है शिवांग भाई कि जो ये बच्चे बचपन से ही एजुकेशन के साथ साथ अपने संस्कारों को, कल्चर को साथ लेके चलते हैं, उनको ड्रग माफिया इतनी जल्दी ट्रैप नहीं कर सकता। बड़े अच्छे तरीके से जोरावर सर आपने एलेबोरेट किया। मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे अर्थ न्यूज़ के साथ जुड़े हुए व्यूअर्स हैं वो भी समझेंगे और इसको जन अभियान के तौर पे चलेंगे लेके। और जनता से ये मेरी अपील होगी, हर फ़िरके के लोगों से, हर कास्ट, क्रीड, कलर के, हर रिलीजन के लोगों से, कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये नार्को टेररिज्म चुप करके नहीं बैठेगा। ये कोई ना कोई हरकतें करेगा, कोई ना कोई मिसचीफ करेगा। ये अलगाववाद फैला सकता है, ये फ़िरका परस्ती फैला सकता है कि किसी तरीके से जो ये मिशन एलजी साहब से द्वारा शुरू किया गया और वेरियस एनजीओज़ के द्वारा सपोर्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर से हम नशा को ख़त्म करें, ड्रग्स के कार्टल को ख़त्म करें, उसको सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी। तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपस भाईचारा बना के रखने की ज़रूरत है और एलजी साहब के इस मुहिम को मजबूती से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें आज हमने रिक्वेस्ट की थी जोरावर सर को, वो अपना टाइम निकाल के आए और हम आज स्टूडियो में बैठे ताकि जो इनके प्यार करने वाले फॉलोवर हैं उनके बाद भी पहुँचे, जो हमें फॉलो करते हैं उनको भी पहुँचे। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हम घरों में एक सोशल गैदरिंग्स करते हैं, शादियों को बुलाते हैं, इस 100 दिन में हम लोग ज़रूर देखें कि आज पूरे दिन मैंने एलजी साहब के इस अभियान में क्या रोल प्ले किया है। कोई भी रोल आप प्ले करें, आप उसको डिस्प्ले करें, अपनी डीपी पे लगाएं, आप अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाएं, ताकि ये जन अभियान एलजी साहब द्वारा स्टार्ट किया हुआ अपने जायज़ मुकाम तक पहुँचे और हिस्ट्री जो है इसको याद रखे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने एक्टिव रोल प्ले किया और देश और समाज के और इंसानियत के इस दुश्मन का खात्मा जम्मू कश्मीर से किया। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के और जोरावर सर का थैंक यू करते हैं कि वो इस तरह हमें गाइड करने के लिए आते रहें और अर्थ न्यूज़ में अपना रोल जो है एक एज अ गाइड भी और एज अ एडवाइज़र भी देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।